आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी नीट पे। आज हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। आपको हेडिंग देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। इसमें सारा टॉपिक जो है सिर्फ रट्टा मारने का है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। और जो मिनरल्स का जो रोल्स है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लगभग यही दोनों जगह से क्वेश्चन आते हैं और दूसरी जगह से क्वेश्चन जनरली नहीं आते। अगर आ भी गया तो भी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी आपसे एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, एक बार करना, ठीक है। और मैं तो आपका जो रिवीजन का सेशन मैं तो लेकर आता ही रहूँगा, उसे सुन लेना, आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा पढ़ने का भी अपने नोट्स को कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स बना के रखना, उससे फ़ायदा क्या मिलता है, आप चाहे तो जब भी चाहेंगे आप उसे यानी कि देख सकेंगे ना। और आपने हाथों से आपने जो लिखा है ना, वो अगर आप रीड करोगे तो आपको दिमाग में वो ज़्यादा अच्छे से छपेगा। आपको एग्ज़ाम में याद होगा कि नहीं यहाँ पर ये लिखा था, वो पेज में वो लिखा था, आपको ऐसे याद होगा। अगर आप आँख बंद करोगे तो आप देख सकोगे, खुद के जो कॉपी है ना वो रिमाइंड कर सकोगे कि कहाँ पर कौन सा क्या चीज़ लिखा था। इसीलिए नोट्स बनाना, ठीक है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मर्ज़ी हुई तो शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों से या भाई बहनों से जो भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले आ जाते हैं ये चीज़ के बारे में। ये क्या लिखा है भाई, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। आज ऊपर दाग देंगे, नीचे नहीं, क्योंकि आज हमारा जो है, आज हम इसे क्या कहते हैं, शायद मार्कर नहीं, पता नहीं, क्रेयॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं पता। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन सा है। ऑर्गेनिक जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, यानी कि प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब खाना बनता है, कि हमारा शरीर के अंदर, ह्यूमंस के शरीर के अंदर जो सब चीज़ें रहता है, जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है उसे हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो भी रॉ मटेरियल्स है यानी कि नेचर में पाया जाएगा उसे हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही जो रॉ मटेरियल नेचर में पाया जाएगा उसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए इसे हम इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। अब हम कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, कौन सा जो मिनरल्स है उसका रिक्वायरमेंट प्लांट पे नहीं है। वो सब चीज़ें पता करने के लिए 1860 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनके नाम थे जूलियन वॉन सैक, ठीक है। वो क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे। ये चीज़ों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो थे जर्मन बोटानिस्ट। मुझे लगता है कि पेन से लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, पेन से लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो, जर्मन बोटानिस्ट थे, 1860 में आए थे। जूलियस वॉन सैक थे, जर्मन बोटानिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कल्चर जो है यानी कि डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उन्हें प्रिपेयर किया था उन्होंने, जिसमें क्या क्या रहता था, जिसके लिए रिक्वायर्ड था, जो प्यूरिफाइड वाटर रिक्वायर्ड था, और मिनरल सॉल्ट्स, जो मिनरल सॉल्ट्स होते थे, न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स, वो रिक्वायरमेंट था, ठीक है। और प्यूरिफाइड वाटर रिक्वायरमेंट था। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थे। उसे हम क्या कहते थे, उन्होंने जो चीज़ को डिस्कवर किया था उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स VVI क्वेश्चन है ये, VVI हर साल लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है हाइड्रोपोनिक्स से। और ये कैसे काम करता था, ये होता था एब्सेंस ऑफ सॉयल, यानी कि जो प्लांट है ना वो विदाउट सॉयल के ही ग्रो कर सकता है। आपने जो मैच्योरिटी लेवल है, जितना भी वो बढ़ सकता है उतना लेवल तक वो बढ़ सकता है विदाउट सॉयल के, ठीक है। उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था हमारे जूलियन वॉन सैक साहब ने, ठीक है। चलो इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। इसका जो एग्जाम्पल्स है टोमेटो, सीडलेस क्यूकम्बर, और क्या है सीडलेस, और देख लो क्या क्या है, और है लेटुस, ठीक है। ये सारी चीज़ों यहाँ पर है। ये थोड़ा सा हटा लेते हैं पहले। चलो अब इसे ऊपर करो। ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम्पल्स भी VVI है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं व्हाई इज एसेंशियल। ये एसेंशियल क्यों है, इसे हम क्यों करें।
जो हाइड्रोपोनिक्स है क्यों करें? एक तो है कौन सा मिनरल्स प्लांट्स के लिए एसेंशियल है वो जानने के लिए, वो भी कैसे जानेंगे? कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट, कौन से मिनरल कितने कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायर है प्लांट के लिए वो जान सकते हैं। और ये जो मैंने कहा था एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन सा एसेंशियल है वो कैसे जाने? वो जाने डिफिशियंसी सिम्टम से। हम सभी मिनरल्स को एक समान रखेंगे जितना भी रिक्वायरमेंट्स है, हर वक्त कोई एक मिनरल को चूज़ कर लेंगे, एक बार जो कॉन्सेंट्रेशन था उससे कम देकर देखेंगे और एक बार जो कॉन्सेंट्रेशन था उससे ज़्यादा देकर देखेंगे कि कौन सा क्या इफ़ेक्ट कुछ भी आ रहा है। अगर कुछ इफ़ेक्ट आया तो वो तो मैंडेटरी हो गया, यानी कि एसेंशियल हो गया वो मिनरल्स प्लांट के लिए। अगर कोई भी सिम्टम प्लांट के अंदर नहीं देखने को मिलता है तो फिर वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स है। वो अगर मिट्टी में रहेगा तो भी कुछ असर नहीं पड़ेगा और नहीं भी रहेगा तो भी कुछ असर नहीं पड़ेगा प्लांट के अंदर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं जो कितने एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट के होते हैं। ये भी आपको एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आ सकता है। टोटल 60 एलिमेंट्स पाए गए हैं, कितने में से? 105 में से 105 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिससे कि 60 जो एलिमेंट्स हमारा है 60 एलिमेंट हमने प्लांट के अंदर पाए हैं हमने, ठीक है। अभी जो रिसेंट का जो प्रेजेंट का टेक्निक है वो तो साइंस तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इसीलिए नया नया जो है मशीन्स आ रहा है, नया नया जो खोज साइंटिस्ट हमारे कर रहे हैं, टेक्निक्स भी जो है वो बहुत सारे इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स आ रहे हैं, जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? जो मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी के प्लांट के अंदर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो कितने तक डिटेक्ट कर सकते हैं? वेरी लो लेवल तक, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो कितना है? वो है 10⁻⁻8 ग्राम पर लीटर। क्या है? 10⁻8 ग्राम, 10⁻⁻8 ग्राम पर लीटर तक कोई भी मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन हम किसी भी प्लांट के अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। यह सभी क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या है? जो एलिमेंट्स होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में तो एसेंशियल एलिमेंट है। अगर कोई भी मिनरल का एब्सेंस में अगर जो प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता तो उसको भी हम एसेंशियल कहते हैं, यानी कि कोई भी मिनरल्स के एब्सेंस के दौरान अगर प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो थम जाता है तो उसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहेंगे। और दूसरा भी मैं बता देता हूँ, नहीं चलो नेक्स्ट पेज में चली जाते हैं। तीसरा है जो एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफिक होगा। किसी भी चीज़ के लिए एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होगा और वो एलिमेंट्स का जो काम है, उस एलिमेंट्स का जो काम है वो दूसरा और कुछ एलिमेंट से रिप्लेसेबल नहीं होगा। यानी कि मान लो अगर हम मैंगनीज कुछ काम कर रहा है प्लांट में तो मैंगनीज के जगह वो कुछ क्लोरीन नहीं कर पाएगा ना, मैंगनीज को ही वो काम करना पड़ेगा, क्लोरीन नहीं। अगर क्लोरीन कर पाता है तो उसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं कहेंगे मैंगनीज को, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे हमारे, टॉपिक नहीं, ये तो 4 होगा ना, ये 4 होगा। चलो जो टॉपिक होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर उस चीज़ के एलिमेंट्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या कैसे होना चाहिए? डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि प्लांट के अंदर कोई कुछ एलिमेंट्स होता है जिनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर होता है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में हो तो मैक्रो, कम के मात्रा में हो तो माइक्रो। सिर्फ ये याद रखना 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा रिक्वायर होगा। फ्रेश वेट नहीं, ड्राई वेट। ड्राई वेट, बार बार कहता हूँ, ड्राई वेट, ड्राई वेट, ये याद रखना। ड्राई वेट को याद रखना, भूलना मत। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ड्राई वेट याद रखना। 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा हो गए तो मैक्रोमोलिक्यूल, 10 मिलीमोल पर केजी से कम हो गए तो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और किसका 10 मिलीमोल पर केजी? ड्राई वेट का, ठीक है। चलो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये आपको वैसे ही एग्ज़ाम
याद करने पड़ गए। मैंने जो टीचर से पढ़ा था तब उन टीचर ने भी मुझे ऐसे ही याद करवाया था, और मैं भी आपको ऐसे ही ये सारी चीज़ें याद करवाऊँगा, ठीक है। मैंने जिस टीचर से पढ़ा था उन्होंने भी मुझे ऐसे ही याद करवाया था, और मैं भी आपको ऐसे ही याद कराऊँगा। उससे क्या होगा, आपको हर जगह पे जो भी एग्जाम्पल्स है मैं उन सारे चीज़ों को मैं आपको अच्छे से याद कर दूंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ देखते रहो। चोन, CHONPSK ऐसे याद रखना। C मैंने यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CHON यानी कि चोन। उसके बाद ठीक उसके H के नीचे P आएगा, O के नीचे S आएगा, N के नीचे K आएगा, चोन PSK, और S के नीचे CA आएगा, K के नीचे Mg आएगा, चोन PSK CA Mg, याद रखना। चोन, उसके बाद PSK, उसके बाद Mg, CA Mg, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल 9 है। और यहाँ पर क्या है, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरे चैप्टर में सारा कुछ जो है ना, आपको सिर्फ यहीं पर ही याद करना पड़ेगा, और बाकी कहीं पर भी कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे इसी जो टॉप चीज़ है इसके ऊपर ही बेस है, और इसके ऊपर बेस है, ठीक है। चलो, फी को नी मो, समझा? फीकोनीमो, फेरिक, क्लोबल, नियोन, मोलिब्डेनम, ठीक है। बीकल MnZn, फीकोनीमो बीकल MnZn, फीकोनीमो बीकल MnZn, फीकोनीमो बीकल MnZn। फिर से बता रहा हूँ, चोन, उसके नीचे PSK, उसके नीचे CMG। फिर आता है माइक्रो, फीकोनीमो, एक लाइन हो गया, 4 एलिमेंट्स हो गए। उसके नीचे बीकल, बोरोन, क्लोरीन, बीकल MnZn, क्या ZN Mn नहीं, MnZn, ऐसे ही याद रखना। कि कर दे, पता नहीं कर दिया कि ZN Mn कर दिया, भैया ने तो यार शायद ने तो कहा था कि उसके नीचे याद रखना, ऐसे नहीं। जो सीक्वेंस पे लिखा है, ये जो सीक्वेंस पे मैंने लिखा, ये जो सीक्वेंस पे मैंने लिखा है, ऐसे सीक्वेंस पे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, टॉक्सिसिटी हम किसे कहते हैं, ये सब छोड़ो, ये तो आप पढ़ लेना, इतना बड़ा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। क्या होता है, कुछ कुछ जो माइक्रो एलिमेंट्स होता है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स के अंदर रिक्वायर होते हैं। थोड़ी सी इंक्रीज हो जाने से ही कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स होने लगते हैं, और कुछ कम कुछ ज़्यादा होने से टॉक्सिसिटी सिम्टम्स शो होने लगते हैं कि ज़्यादा हो गया, टॉक्सिक हो गया। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में अच्छे नहीं होता, सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं होता। ज़्यादा, थोड़ी सी अगर ज़्यादा होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो टॉक्सिक हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो उस डेफिशिएंसी शो करते हैं, डेफिशिएंट हो गया वो मिनरल्स, उसके वजह से प्लांट के अंदर कुछ सिम्टम्स होगा। जो डेफिशिएंसी, जब भी कोई मिनरल अगर कम हो जाए तो उसके लिए जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होते हैं उससे हम कहते हैं हंगर डिजीज, ठीक है। जो भी सिम्टम्स शो होते हैं ना उससे हम कहते हैं हंगर डिजीज, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं टॉक्सिक। कितना जो ड्राई वेट है ना, वो जो 10% होता है, ये जो 10% कॉन्सिडर्ड एज टॉक्सिक, ठीक है। ठीक है, चलो, थोड़ा सा बेंगोली निकल गया मुंह से, कोई बात नहीं। चलो, 10% से आप ये याद रखना, टॉक्सिक के बारे में जब भी बात करें तो 10% आप याद रखना, ठीक है, 10%। और ये जो सारा कुछ है पढ़ने की, कोई ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक होगा, कम होगा तो डेफिशिएंट हो जाएगा। किसके लिए? माइक्रो के लिए। मैक्रो तो वैसे ही ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होते हैं, माइक्रो जो कम मात्रा में रिक्वायर होते हैं, अगर उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिक हो जाएगा, और कम हो गया तो डेफिशिएंट हो जाएगा। चलो, अब ये एक चीज़ है, टॉक्सिक सिम्टम्स आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। जो टॉक्सिक सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं भाई। हाइड्रोपोनिक्स में आप दे देकर मिनरल्स के, न्यूट्रिशन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कर आप देखोगे कौन सा चीज़ के लिए क्या हो रहा है। अब ये तो पता नहीं ना कि अगर कोई मिनरल्स का अगर कोई कुछ कम हो जाए तो उससे जो सिम्टम्स शो हो सकते हैं, अगर कोई मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो उससे भी तो सिम्टम्स शो हो सकते हैं। कौन सा मिनरल्स के लिए क्या चीज़ हो रहा है, ये जो हाइड्रोपोनिक्स में आप पता लगाओगे बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। इसीलिए जो है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करना, ठीक है। चलो,
ये तो ये आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनिमल्स। रूट जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना, वो यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे पढ़ेंगे। मैकेनिज्म है वहाँ पर पढ़ेंगे। सेब रट्टा मारो ना यार, यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो सॉइल होता है ना, वो रिजर्वर होता है किसका? एसेंशियल एलिमेंट्स का। याद रखना, जो सॉइल होता है वो रिजर्वर होता है एसेंशियल एलिमेंट्स का। और कहाँ से आता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स से। सभी को पता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, बच्चे से आप ये पढ़ बचपन के समय से, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं N2 साइकिल के बारे में। N2 साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, कितने तरह से फिक्स हो सकते हैं? तीनों तरह से। एक हो सकता है बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया फैक्टीरिया जो करेंगे। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो इंडस्ट्री का जो ऑक्साइड्स हमारे जो एटमॉस्फेयर पर मिलते हैं, जब वहाँ से जब बिजली कड़कती है तो कुछ रिएक्शन होकर नाइट्रोजन वो तो केमिस्ट्री में चला गया, उतना समझा मैं आपको समझा भी नहीं सकता, उतना समझा नहीं सकता, गलत होगा बोलना, समझा तो सकता हूँ, लेकिन फिर आपको यहाँ पर वो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, एक पेज लेकर मुझे वहाँ पर आपको फिर रिएक्शन समझाना पड़ेगा, फिर तो क्या ही बताओ, ये चैप्टर आज ख़त्म नहीं होगा। फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये देखो इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन, और यहाँ पर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर फिक्स नहीं होता, फिक्स रह जो नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्स है वो तोड़कर वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, यानी कि मिट्टी से नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है? इन दोनों चीज़ों से, यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये इस दोनों चीज़ों से क्या होता है? NH3 होता है, यानी कि N2 से NH3 फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो है फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन साइकिल का फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया होता है, NH3। VVI है, फिर से VVI कर रहा हो, VVI है, NH3 होता है। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है NO2 माइनस। NO2 माइनस को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट। NH3 से NO2 माइनस बनता है, और NO2 माइनस से NO3 माइनस बनता है, नाइट्रेट कहते हैं, इसे नाइट्राइट, इसे नाइट्रेट। ये जो तीनों चीज़ें, अब देखो ये जो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट जो बना है यहाँ पर, ये नाइट्राइट को प्लांट लेता है। प्लांट नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म लेता है? नाइट्राइट फॉर्म लेता है, सॉरी नाइट्रेट फॉर्म, यानी कि प्लांट जो लेता है वो NO3 माइनस फॉर्म को लेता है, ठीक है, NO3 माइनस। प्लांट अपटेक जो नाइट्रोजन करते हैं, NO3 माइनस फॉर्म को प्लांट लेते हैं, ठीक है। प्लांट को फिर कौन खाते हैं? एनिमल खाते हैं। प्लांट जो है, प्लांट से तो डायरेक्ट डिकेइंग होता है, प्लांट भी जब मर जाता है तो डिकेइंग हो जाता है, और एनिमल्स जब मर जाता है तो वो भी डिकेइंग हो जाता है, फिर एमोनिफिकेशन होता है, फिर यहाँ से जो साइकिल है फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ गया नाइट्रोजन साइकिल? चलो, फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया, प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म पर नाइट्रोजन लेता है, यानी कि NO3 माइनस, ठीक। एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 78% NCERT में नहीं है, फिर भी याद रखना। डाई नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है जी, N, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, याद रखना, इसे हम डाई नाइट्रोजन कहते हैं। कितना स्टेप होता है? फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, एमोनिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन नहीं, फिक्सेशन। ये एक बार यहाँ पर सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा ना, क्या क्लियर होगा? ये ऐसा क्यों हो जाता है? रुक जाओ, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करते हैं, यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे ज़्यादा बैक नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, चलो कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक से अब समझना पड़ेगा। चलो, ये जो प्रोसेस है, NH3 बना, यहाँ से समझा पा रहा हो क्या? यहाँ से जब NH3, यानी कि जब मिट्टी में NH3 फॉर्म हुआ, उससे हम फिक्सेशन कहते हैं। NH3 से जब यहाँ पर जब NH3 से NO3 बना, NH3 से NO3 बना, तब हम उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जब ये चीज़, जब ये NO3 जब
एटमॉस्फेयर में वापस चला गया, यानी कि नाइट्रोजन जब वापस चला गया तब उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और जब डिकेइंग ट्विग्स से फिर जब नाइट्रोजन आया, एमोनिया आया, तो उसे हम एमोनिफिकेशन कहते हैं। समझा पाया चारों स्टेप? 1 2 3 4। जब मिट्टी में NH3 फिक्स हुआ उसे हम फिक्सेशन कहते हैं। NH से नाइट्रेट बना, यानी कि जो प्लांट टेक करते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन अगर NO3 माइनस से अगर फिर से N2 बन गया, एटमॉस्फेयर में वापस चला गया गैस के तरह, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अगर डिकेइंग लीव्स ट्विग्स से फिर एमोनिया में कन्वर्ट हो गया, एमोनिफिकेशन कहते हैं। समझ के? चलो थोड़ा सा कलरफुल लाइट लेते हैं। ये तो डार्क हो गया ना, लाइट कलर ये लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंजाइम क्या रिक्वायर होता है? नाइट्रोजिनस रिक्वायर होता है। याद रखना, नाइट्रोजिनस VVI है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नाइट्रोजिनस किससे? सम प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट, ऑल प्रोकैरियोट्स नहीं है, सम प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर भी VVI कर देता हो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सम प्रोकैरियोट्स, नाइट्रोजिनस, याद रखना। चलो अब आते हैं ये क्या क्या लगता है। देखिए नाइट्रोफिकेशन में जब NH3 से NO2 यानी कि नाइट्राइट बनता है, क्या लगता है? नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनस। कौन सा? नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनस। जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तब लगता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्ट। नाइट्रोसिस्ट याद नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाइट्रोबैक्टर याद रखना ही पड़ेगा, और वहाँ पर नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस दोनों चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सब छोड़कर एमोनिफिकेशन के बारे में। एमोनिफिकेशन क्या चीज़ है? डिकम्पोज डेड मटेरियल्स जब NH3 रिलीज करते हैं सॉइल में तो उसे हम एमोनिफिकेशन कहते हैं। मैं तो समझा ही दिया था। बैसिलस वुल्गेरिस और बैसिलस रैमोसस। बैसिलस रैमोसस याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ये NCERT के बाहर का है, बट जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। बैसिलस वुल्गेरिस तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता उसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। NO3 माइनस जिससे फिक्स होता है वैसे ही रिएक्शन वापस होगा। NO3 माइनस से NO2 माइनस जाएगा, फिर NO जाएगा, उसके बाद N2 हो जाएगा, हो गया। स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें ही आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। चलो इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में क्या है? फिक्सेशन, जो फ्री लिविंग एरोबिक होता है, क्या क्या होता है? एजोटोबैक्टर, बेजर्निकिया। फ्री लिविंग एरोबिक होता है एजोटोबैक्टर, बेजर्निकिया, और फ्री लिविंग एनारोबिक होता है रोडोस्पाइरिलम। याद रखना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जो स्पीसीज ऑफ जो रॉड शेप्ड, यहाँ पर ये शेप याद रखना, और बैसिलस जो होता है ना वो रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी था शायद ये रॉड शेप्ड होता है। और जो इसका जो राइजोबियम होता है, ठीक है, रॉड शेप्ड जो राइजोबियम होता है ना, राइजोबियम का किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? जो भी डाल जाती है, यानी कि और मूंग, जो भी डाल है ना, उसे क्या कहते हैं? सोयाबीन्स, इतना यानी कि जो भी लेग्यूम प्लांट्स है, समझ गया ना? लेग्यूम प्लांट्स में किसको बता रहा हूँ? सोयाबीन जो डाल जाती है, जो भी चीज़ होते हैं उसे हम लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। तो उसके रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है उसके बाद? वो नोड्यूल फॉर्म करता है, नोड्यूल। जो फ्रैंकिया होता है वो नॉन लेगुमिनस होता है, और किसके यहाँ पे देखे जाते हैं? एलनस पे, ठीक है। एलनस प्लांट पे फ्रैंकिया देखे जाते हैं, नॉन लेगुमिनस होता है। जो नोड्यूल होता है ना, उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो रेड होता है या पिंक होता है। रेड और पिंक जो भी कहो एक ही बात है। किसके लिए होता है? लेग हीमोग्लोबिन की वजह से। लेग हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब भी नोड्यूल फॉर्म होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, और ये जो होता है ना, ये यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँच गया तो फिर जो रिएक्शन है पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन अगर वहाँ पर ताकि ना पहुँच सके, इसके लिए वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन रहता है, और लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सोच लेता है। उसे इंग्लिश में टर्म लो, दिमाग पे नहीं आ रहा है, क्या टर्म बोलते हैं?
जो भी कहे, तो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा ही कुछ समझ लो, ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और इसके लिए नोड्यूल का जो सेंट्रल पोर्शन है वो रेड और पिंक की तरह होता है। अब पढ़ते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनस एंजाइम के बारे में। कितने वक्त हुआ? 25 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर देंगे शायद, देखते हैं। चलो, नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है वो एमओएफई प्रोटीन होता है और एनारोबिक कंडीशन में वो काम करता है। याद रखना, एनारोबिक तो होगा ही, मैंने बता ही दिया। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो एनारोबिक। और क्या? N2 फिक्स, ये याद रखना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर एनारोबिक। ठीक है, चलो। जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसके लिए कितना कितना स्टेप होता है, स्टेप्स यहाँ पर है। स्टेप्स क्या है? पहले तो राइजोबियम जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो फैकल्टिव एनारोब होते हैं, यानी कि जब वो सॉइल में रहते हैं तो एरोबिक होते हैं, जब वो नोड्यूल फॉर्म करते हैं तो एनारोबिक हो जाते हैं। दो टाइप की चीज़ें वो शो करते हैं, इसीलिए हम उसे फैकल्टिव एनारोबिक कहते हैं। ठीक है, चलो। सॉइल में ये देखो, सॉइल में वो एरोबिक होता है। फर्स्ट क्या करता है, जो प्लांट का रूट है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, उससे राइजोबियम उससे अट्रैक्ट होता है, इसे हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्लास 10 में शायद आपने पढ़ा होगा ये। जो राइजोबियम इसीलिए वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं रूट के आसपास, एंड वो रिस्पॉन्सिबल होता है कार्लिंगम रूट, यानी कि कार्लिंगम रूट का जो है वो कार्लिंग कह देते हैं। सिर्फ टर्म्स को याद रखो, किसके बाद क्या होता है। ठीक है, टर्म्स को याद रखो। कार्लिंगम रूट होता है, कार्लिंगम रूट क्या होता है, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्लिंगम रूट, उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड जो बैक्टीरिया को कैरी करता है कहाँ तक, कॉर्टेक्स ऑफ रूट के तक। कॉर्टेक्स ऑफ रूट के तरफ जो कैरी करते हैं वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं स्पेशलाइज सेल जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसे वो डिफ्रेंशिएट करता है। और जो वास्कुलर कनेक्शन होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसके साथ वो एस्टेब्लिश हो जाए। एस्टेब्लिश तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर फ्लोएम के साथ वो एस्टेब्लिश नहीं होगा तो राइजोबियम को खाना नहीं मिलेगा प्लांट से। और अगर जो है यहाँ से जाइलम के साथ अगर वो जो है वो अटैच नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, तो वो जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो उसको प्लांट को नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, जाइलम का जो फ्लो होता है नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम का जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। 8 ATP रिक्वायर होता है एक NAC प्रोड्यूस करने के लिए। फिर तब अमोनिया क्या होता है, लास्ट पार्ट में आ गए हैं, इसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल से बस खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव एनिमेशन है, इनको मैं भी थोड़ा सा, रिप्रोडक्टिव एमिनेशन है, जिसमें क्या होता है सब ये याद रखना है, NAC जो होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड। सिर्फ रिडक्टिव एमिनेशन याद रखना, और याद रखना जो रिडक्टिव एमिनेशन जो NAC होता है रिएक्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ और ग्लूटामिक एसिड को फॉर्म करता है। जो ट्रांस एमिनेशन जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ट्रांस एमिनेज कैटलिज ऑल सच रिएक्शंस। ठीक है, एंजाइम के बारे में याद रखना, जो एंजाइम ट्रांस एमिनेज जो होता है ना वो कैटलिसिस, वो क्या करता है, जो रिएक्शन होता है उसको कैटलाइज करता है। ठीक है, जितना भी रिएक्शन होते हैं। एमाइड्स कौन से हैं, एस्परजिन, ग्लूटामाइन। ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं। एस्परजिन से एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामाइन से ग्लूटामिक एसिड। इजी है। जो एमाइड्स होते हैं ये वेरी वेरी एनटीए नहीं, इम्पोर्टेंट है। एमाइड्स होते हैं वो किससे कॉन्टेन होते हैं मोर N2 देन, गलत लिखा है Ca2 होगा, गलत लिखा है CO2 होगा। नहीं, CO2 तो यहाँ पर है ना, यानी कि कार्बन है, यूरियड्स, सॉरी। जो एमाइड्स होते हैं वो कंटेन होता है, मोर N2 कंटेन होता है एमाइन्स एसिड से। ठीक है, एमाइन्स एसिड्स में एमाइड एसिड से एमाइन में ज़्यादा N2 होते हैं, और जो यूरियड्स होते हैं उसमें हाई N2 होता है कार्बन से। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है उसमें कार्बन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में N2 रहते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, इजी से निपटेंगे। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्या है, चोन है, सीधा पता चला चोन। जो एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट है क्या है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है। मैग्नीशियम कहाँ पर लगता है, क्लोरोफिल में। पोटासियम कहाँ पर, फॉस्फोरस कहाँ पर लगता है, एटीएम में।
इजी है, जब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कैसे याद लगता है। एडीपी के साथ फास्फोरस ऐड होकर एटीपी बनता है, ठीक है। एडीपी के साथ फास्फोरस ऐड होकर एटीपी बनता है। जो मेंटेन ऑफ जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है क्या क्या कहता है, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड पोटासियम। पोटासियम जो होता है ये टार्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ोगे, यहाँ पर भी बता दिया टार्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। याद तो हर जगह ही करना पड़ेगा, जहाँ भी करो याद करना पड़ेगा, सभी जगह पे इसका रोल है। पूरे प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे, पूरे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मिनरल्स का रोल्स आता है, इसीलिए मैंने पहले आपको मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, और उसके बाद जो रूट से एब्जॉर्ब होता है, ये होता है, वो होता है, सब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और जो भी चैप्टर है वहाँ पर आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आता रहेगा, ठीक है। चलो आप आते हैं नॉन मोटाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैल्शियम और सल्फर। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिया रहे तो ऐसे आप कैल्शियम को टिक करोगे, ठीक है। दोनों ही इमोबाइल होते हैं, कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होता है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में दिया रहे तो फिर आप कैल्शियम टिक करोगे। एमएन का टॉक्सिसिटी के बारे में क्या है, अगर एमएन ज़्यादा हो गया, ठीक है, कोई भी प्लांट है अगर उसमें एमएन यानी कि मैंगनीज ज़्यादा हो गया तो किसके किसके शो करेंगे डेफिशिएंसी, फेरिक का, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों चीज़ों का। ये भी आई क्वेश्चन है, याद रखना, पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। फेरिक, मैग्नीशियम और कैल्शियम का डेफिशिएंसी शो करेगा। जो मोटाइल एलिमेंट्स का कुछ नाम है, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या क्या होता है, एनपीके होता है, ऐसे याद रखना, एनपीके, ठीक है, एनपीके। बाइंडिंग एलिमेंट्स कुछ होते हैं सीएमजी के। बेनिफिशियल एलिमेंट्स है, बेनिफिशियल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं करो तो भी चलेगा, ये नहीं करो तो भी चलेगा, ये नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन बेनिफिशियल एलिमेंट्स को करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑप्टिमाइज रेंज याद रखना, सल्फर का होता है, मिनिमम ऑप्टिमाइज रेंज होता है, ऑप्टिमम रेंज होता है फेरिक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों 1 2 3 4, ठीक है, 4 चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो याद रखना ही है, ये तो VVI ये भी है, लिखा क्यों नहीं जा रहा। चलो क्लोरोसिस के बारे में देखो। क्लोरोसिस क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, डीजेनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। उससे क्या होता है, अगर क्लोरोफिल नहीं जाएगा तो अब लीफ तो यूलो हो जाएगा ना, यूलिस लीफ हो जाएगा, क्लोरोफिल डीजेनरेट हो जाता है और उससे क्या होता है, लीफ जो है यूली। अब देख रहे हो वो ट्रिक यहाँ पर है, देखो चोन पीएस के CMG, ये देखो, ये देख सकते हो, ये कहाँ पर है, ये देखो, ये जो एंगल मैंने ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एस आ रहा है, के आ रहा है, MG। ये जो चारों चीज़ें हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये चारों चीज़ें के लिए क्लोरोसिस देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ से फेरिक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जेडेन, ये चारों माइक्रोमोलिक्यूल्स की वजह से क्लोरोसिस देखा जाता है। याद हो गया, ट्रिक बता दिया मैंने, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक से। फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट, लास्ट, हो गया। और यहाँ से ये ट्रायंगल बना लेना आप, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखो ट्रायंगल मैंने बता दिया, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ लिव टिश्यू, जब लिव टिश्यू डेथ हो जाता है तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। उसे कैसे याद रखें, मैंने जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ CUCMG के, ऐसे जब भी बोलना एक साथ सारे बोलना, ठीक है, ताकि दिमाग माइंड पे वो छप जाए। CUCMG के, 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 याद हो गया। चलो इनहिबिशन सेल डिवीजन मॉन्स के, डिले ऑफ फ्लावरिंग मॉन्स, क्या बोला मैंने, मॉन्स के, MONS के, MONS, मॉन्स के, मॉन्स टू मॉन्स। इनहिबिशन सेल डिवीजन मॉन्स के, डिले ऑफ फ्लावरिंग मॉन्स, इनहिबिशन सेल डिवीजन मॉन्स के, डिले ऑफ फ्लावरिंग मॉन्स। जो ये देखो, जो कौन सा मिनरल का क्या काम है और किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है NO3- पे भी होता है, NO2- पे भी होता है, और NH4-। नाइट्रोजन ही सब ऐसा एक एग्जाम्पल है या एलिमेंट कह सकते हो, ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन दोनों ही फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है।
और बाकी सारा जो भी कुछ भी एलिमेंट्स है वो किसी एक तरीके या पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में वो हो सकता है, दोनों ही से नहीं होगा, सिर्फ नाइट्रोजन ही दोनों से होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, मिनरल्स के लिए, ठीक है। चलो फॉस्फोरस H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, एनसीईआरटी में है, याद करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है और रुक जा सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है और जो फॉस्फोराइलेशन में भी वो होता है, यानी कि जब एडीपी के साथ फॉस्फोरस जुड़ता है तब एटीपी फॉर्म होता है और उसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। पोटासियम K+ से होगा, एबंडेंट क्वांटिटीज़ में रहता है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस, टार्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल में मेंटेनेंस करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। कैल्शियम जो होता है माइटोटिक स्पिंडल होता है, मिडिल लैमेला होता है, मेंटेन करता है कुछ, ठीक है। मिडिल लैमेला, माइटोटिक स्पिंडल VVI है ये, ठीक है, ये VVI है और ये VVI है, करना ही पड़ेगा आपको। चलो जो मैग्नीशियम जो होता है Mg2+ में होता है, DNA RNA के काम आता है, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में वो देखा जाता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर में देखा जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल राइबोसोम। जो सल्फर होता है वो सल्फेट के फॉर्म में यूज़ होता है SO2- के। ये आप ये तो VVI है, वी वेरी ट्रिपल V लगा देता हूँ। सिस्टीन मिथियोनिन ऐसे याद रखना, सिस्टीन और मिथियोनिन ये दोनों चीज़ें से याद रखना, ठीक। सिस्टीन और मिथियोनिन, सिस्टीन मिथियोनिन। जब आयरन आएगा तो Fe3+ यानी कि फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फेरिक के फॉर्म में, नॉट फेरस, फेरिक के फॉर्म में यूज होगा। साइटोक्रोम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल में रहता है, दोनों में फ़र्क है। जो मैग्नीशियम रहता है वो क्लोरोफिल के जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटर में मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, उसका सेंटर में मैग्नीशियम रहता है। और जो क्लोरोफिल जो है उसे बनने में, फॉर्म करने में जो हेल्प करता है वो है फेरिक, ठीक है, याद रखना। चीज़ों को क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से पढ़ना फिर करना। जो मैंगनीज होता है वो मैंगनस आयन से एब्जॉर्ब होता है Mn2+ से, ठीक है। जो जिंक होता है, जिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही पड़ेगा। और एक V लगा दे रहा हूँ, चलो ट्रिपल V। सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन सिंथेसिस में जिंक हेल्प करता है, ठीक है। चलो जो कॉपर होता है वो क्यूप्रिक आयन में होता है, नॉट क्यूप्रिक आयन Cu2+। जो बोरोन होता है BO3 3- B4O7 2- में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोन नहीं, कैल्शियम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, पोलन जर्मिनेशन एंड जो होता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो जो मॉलिब्डेनम होता है MoO2+, ठीक है, मॉलिब्डेट कहते हैं उसे। नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रोजन कैटालिज्म में यूज़ होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रोजन कैटालिज्म में यूज़ होता है। अब आ जाते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो है सीधी MnCl जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है उसमें यूज़ होता है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज़ होता है क्लोरीन। चलो दूसरे पेज में चलते हैं। कुछ क्यों नहीं है भाई, और एक पेज है क्या? इसको हम काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। कितना पेज है भाई? चलो हो गया ख़त्म आज का जो लेक्चर। मिनरल न्यूट्रिशन अच्छे से आ गया होगा समझ में, ठीक है। और आज 13 अगस्त है। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हमारे जो अमृत महोत्सव है इंडिपेंडेंस डे के लिए आगाम शुभेच्छा मेरे तरफ से। अब सभी लोगों को बधाई हो। और
अगर बंगाली में आप लोगों से हम कहें इसको, हम कैसे बंगाली में कैसे कहते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी में बोलने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर हम हिंदी में कहें तो ऐसे कहते हैं, তোমাদের সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের আগাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল আমার পক্ষ থেকে। ऐसे बंगाली में हम इसे कहते हैं, कुछ ऐसे तरह से। नहीं तो अगर हम जब कहते हैं तो हम तो नॉर्मली तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ही कहते हैं, और इसे सेलिब्रेट करना भी चाहिए क्योंकि हम सब इंडियन हैं और हमको जो है ये इसे एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। इस साल 75 यानी कि जो प्लैटिनम जुबली हम कहते हैं, प्लैटिनम जुबली हम मनाएंगे इस साल। प्लैटिनम जुबली हो, डायमंड जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर साल हमको इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो यहीं पर ही आज का सेशन हम करते हैं समाप्त। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बोलने में। यहीं पर करते हैं आज का वीडियो समाप्त। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।